बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, दर्शकों तमाम बड़ी और अहम खबरें आज आपको दिखाऊं। उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। दर्शकों, ये तस्वीर सामने आई है नागपुर से। आप देखिए कितनी तेज स्पीड, और ये ईवी गाड़ी, ये दावा किया जा रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम कैसे हादसा हुआ। ये नागपुर में 100 से ज्यादा इसकी रफ्तार थी दर्शक। और देखिए इसके बाद क्या हुआ। आपको बताएं, बर्थडे पार्टी में नाबालिग जा रहे थे। आप सोचिए अगर आपके घर में भी नाबालिग हैं तो उन्हें गाड़ी देने से पहले 10 बार सोचे, नहीं तो ये हश्र होगा। ये आप देख रहे हैं पूरी की पूरी गाड़ी टूट गई है, खत्म हो चुकी है, और इसमें बैठे 2 लोगों की जान चली गई। वापस आइए, देखा आपने, कभी भी हादसे आपके लिए चुनौती बन सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज सबसे पहली बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। यूपी में चुनावी शंखनाद हो गया है दर्शकों, मान लीजिए आप मेरी बात, क्योंकि अब M20 मुकाबला चल रहा है। ये M20 मुकाबला क्या है और यूपी में कैसे और कौन आगे चल रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट आज आपको दूंगा। देखिए जरा। बेटियों और बहनों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का जो आधार है, सशक्तिकरण का जो आधार है, वह प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह है। अब राह चलते हुए किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। क्या किया है? आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना साहब। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोबारा करोगे को कैसी? जितने भी झूठे केस अगर लगाए हैं सब बात। अभी तो इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये M20 फॉर्मूला क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए ये M क्या है। यूपी में बीजेपी सरकार के लिए दावा किया जाता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करती हैं। पहले भी चुनावों में देखा उज्ज्वला योजना के समय, लेकिन अब महिलाओं को लेकर एक योजना की तैयारी है। दर्शकों 50,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव मुसलमान पर फोकस कर रहे हैं, उनका M मुसलमानों पर। दावा किया जा रहा है कि जो केस योगी सरकार में हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा, और यह दावा उनके चाचा ने किया। दर्शकों सुनवाऊंगा आपको आगे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, जैसे ही ऐलान हुआ दर्शकों, अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रेस लगने लगी है। कैसी रेस दर्शकों? 50, 40, 20, 20। इसका मतलब आप समझिए दर्शकों, जब कहा गया कि हम 50,000 देंगे, अखिलेश ने कहा कि आपके 50 नहीं, महिलाएं तो हमारे 40 लेंगी, हम 40,000 रुपए देंगे और इसकी बढ़ोतरी भी करते जाएंगे। यहीं से मुकाबला शुरू हुआ दर्शकों। कैसे? अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, यहां डिंपल यादव की एंट्री हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए वो सबसे बड़ा महिला चेहरा है। सुनवाइए उन्होंने क्या कहा। हमने ये भी देखा, हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। लेकिन बात यहां पर पैसे की नहीं है दर्शकों,
बात यहां पर सुरक्षा की भी है। योगी ने कहा सिर्फ पैसे नहीं, हम तो सुरक्षा भी देंगे। सुनिए जरा। अब राह चलते हुए किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले किसी व्यापारी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसे मालूम है बेटी के साथ छेड़खानी की और व्यापारी के व्यवसाय में अनावश्यक हस्तक्षेप करके लूटपाट करने का प्रयास किया तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, ये सब कुछ शुरू हुआ है क्योंकि योगी सरकार एक प्लान लेकर आ रही है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुने, क्योंकि बाकी राज्यों में ये योजना पहले से चल रही है। यहां 50,000 रुपए महिलाओं को देने की तैयारी है और इसका प्लान योगी सरकार ने बना लिया है। ये प्लान कैसा होगा दर्शकों, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दूंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन एक और प्लान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सुरक्षा भी देंगे। यहां देख रहे हैं अपराधी व्हील चेयर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। सुनिए जरा, दोनों तस्वीर दिखाइए, एमएन सुनाइए दोनों। यूपी पुलिस कैसी है? आओगे दोबारा तुम जी? नहीं, यूपी में ऐसा वारदात करोगे फिर अब बनारस में? बहुत मारती है, योगी बहुत मारती है। बिल्कुल, जितने भी झूठे केस अगर लगाए हैं सब वापस। शिवपाल कह रहे हैं जितने भी झूठे केस लगाए हैं वो हम वापस लेंगे। लेकिन अब दोनों का एम फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है। बीजेपी की नजर महिला वोटों पर है, समाजवादी पार्टी अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक पर नजर बना रही है। बीजेपी 50,000 वाला प्लान लेकर आई महिलाओं के लिए, तो अखिलेश ने इसकी काट में अपना 40,000 वाला प्लान बता दिया कि हम तो 40,000 देंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो सुरक्षा का भरोसा भी देंगे, लेकिन शिवपाल ने कहा कि जो मुकदमे झूठे हैं, जो प्रताड़ित करने के लिए लगाए गए हैं, हम वो मुकदमे वापस ले लेंगे। लेकिन सवाल यह दर्शकों कि क्या वाकई मुकदमे प्रताड़ित करने के लिए लगवाएं? क्योंकि अपराधी तो कह रहे हैं कि हम यूपी में आएंगे नहीं, यूपी की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब महिला सुरक्षा पर पेंच फंसा हुआ है कि आखिर ये चुनावी नैया कहां जाएगी। दिखाऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट। अभी अपराध नहीं करेंगे। अपराधियों को जाननुम पहुंचाने वाले योगी, माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले योगी चुनाव से ठीक पहले नया फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। 50-50 हजार देने की घोषणा करने वाले हैं, जिसने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नींद उड़ा दी। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया। ये बेचैनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि महिलाओं को मिलने वाली योजना से एमपी, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से महाराष्ट्र तक बीजेपी सत्ता के शीर्ष पर बैठी है। वही रणनीति चुनाव से ठीक पहले योगी ने उत्तर प्रदेश के लिए तैयार कर ली है, जिसकी काट न समाजवादी पार्टी के पास है न कांग्रेस के पास। बिल्कुल, जितने भी झूठे केस अगर लगाए हैं सब वापस। इस बार यूपी की सियासी पिच पर T20 नहीं M20 का मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें महिलाएं हैं, मुसलमान हैं और उन्हें खुश करने के लिए अपने अपने प्लान, जिसकी फील्डिंग योगी सरकार सेट कर रही है। लेकिन दर्शकों, ये प्रयोग बाकी राज्यों में सुपर हिट रहा है, तो क्या यूपी में भी ये हिट होने वाला है? क्योंकि आप कोई भी राज्य उठाइए, वहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की गई है और अब यूपी में भी कुछ इसी तरह की तैयारी है। दर्शकों, खबर यह है कि योगी सरकार महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की महिलाएं मुझे ध्यान से सुने। यूपी की महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने की योजना बन रही है। यह पैसा महिलाओं के अकाउंट में 3 किस्तों में ट्रांसफर किया जाएगा। पहली किस्त में 20,000 रुपए चुनाव से ठीक पहले दिए जा सकते हैं। उसके बाद 10-10 हजार रुपए 3 अलग अलग किस्तों में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो चुनाव के लिहाज से योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी बन सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसका असर सीधे चुनावों पर होगा।
मध्य प्रदेश ही नहीं दर्शकों, बिहार, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं और इसका फायदा भी मिला। अब प्रदेश की महिलाओं के खाते में सीधे रुपए भेजे गए। इसका असर राज्यों के चुनाव नतीजों पर साफ देखने को मिला है। इसी मॉडल पर अब यूपी सरकार आगे बढ़ने की तैयारी में, महिलाओं को सीधे रुपए भेजकर संदेश देने की कोशिश हो रही है ताकि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं स्वरोजगार कर सकें। सबसे बड़ी बात यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए है। महिलाएं सुने, पात्र महिलाओं के खातों में पहले 20,000 रुपए की किस्त दी जाएगी और पहली किस्त का कितना इस्तेमाल महिलाओं ने किया है यह देखा जाएगा, जिसके बाद बाकी 10-10 हजार रुपए की 3 किस्त ट्रांसफर की जाएंगी। वैसे महिला कल्याण के लिए योगी 1,000 करोड़ का इंतजाम कर चुके हैं। अनुपूरक बजट आया था दर्शकों अभी, जिसमें योगी सरकार ने 1,094 करोड़ का प्रस्ताव रखा था। इसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपए हैं और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को 110 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई योजना और मुफ्त बस यात्रा पहले से ही उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब महिलाओं के लिए यह सौगात आने वाली है। सुनिए उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या कहती हैं। जो सरकार है ये, जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जो भी अगर महिलाओं के लिए अगर उन्होंने बोला है तो वो करते हैं। बाकी सरकारों की तरह नहीं है कि उन्होंने बोला और करते नहीं है। ये महिलाओं के लिए सोच रहे हैं और कोई सरकार में इतना नहीं है जितना योगी जी की सरकार में। अब योगी जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि वो तो शुरू से महिलाओं को बहुत आगे कर रहे हैं। अभी उन्होंने 50,000 देने का वादा किया है। पहले उन्होंने रोजगार की महिलाएं, जैसे जो रोजगार महिलाएं अपने घर से या बाहर से कैसे भी शुरू करती है तो उनको 5 लाख का लोन दिया है। लखपति दीदी उन्होंने बनाया है। जब से बेटी पैदा हो जाती है तब से लेके अभी तक मतलब योगी जी उनका खर्चा देते हैं। योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो वैसे ही हमारे सरकार में ये है कि भले ही देर से हो लेकिन होगा जरूर। महिलाओं के हित में तो हमेशा से काम किया है और आज भी कर रही है, आगे भी करती रहेगी ये सरकार। और योगी सरकार जी ने जो 50,000 रुपये महिलाओं के लिए बोला है, ये हमेशा महिलाओं के हित के लिए है। मोदी जी पैसा लगाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। 200 ठेला लगा लेंगे हम और घर गृहस्थी में लगा देंगे हम पैसा। उनका पैसा मिले से हमको खुशी होगी। ये तो भैया दे दें तो कहा नाम है बोला बच्चन के बोला कुछ भी सुधर जाए। हम उसमें कोई धंधा पानी कर रहे हैं। बच्चन का भला खवाई पहनाई बढ़ाई वही से नहीं। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी की है और इसे लेकर यूपी में जो तैयारी हुई है अब जेनजी के लिए भी प्लान बन गया है। सुनवाते हैं आपको, सुनवाइए जरा। हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करनी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, IIT JEE की तैयारी करनी हो या किसी अन्य परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। सुना दर्शकों आपने, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं कि 10 साल से आपकी सरकार है और आप मात्र 5% दे रहे हैं। इसको प्ले करिए जरा, पूरा ग्राफिक्स प्ले करिए। ये आप देखिए दर्शकों, 10 साल से सरकार है, वो कह रहे हैं कि 5 लाख बनते हैं एक महिला के, लेकिन आप दे रहे हैं सिर्फ 20,000, यानी 5 लाख का 4% हुआ। अब अखिलेश पूछते हैं कि महिलाओं के 96% रुपए कहां चले गए। अब अखिलेश यादव ने सवाल उठाया दर्शकों और इसको लेकर अब अलग अलग तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं, वो भी जरा आपको सुनवा देता हूं। बिहार में जो योजना आई थी उसमें बाद में उन महिलाओं से पैसा वापस वसूल किया गया। कई लोगों पे मुकदमे हुए, कई थाना कचहरी हुआ। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चुनाव जीतने के बाद ही दूसरी किस्त देगी। स्वरोजगार देना है महिलाओं को तो पिछले 10 साल से सरकार है, पहले से ही दे देते, हर साल दे देते, तो पिछले 10 साल में अब तक 5 लाख रुपया पर महिला को मिल गया होता। क्यों नहीं दिया 10 साल तक योगी जी ने? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी इस पर सवाल क्यों उठा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की रातों की नींद उड़ गई है।
अगर ये योजना आई तो समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है कहीं महिला वोट जो पहले भी कई चुनावों में शिफ्ट हो चुका है इस बार भी शिफ्ट ना हो जाए। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, यूपी के चुनावी राजनीति में महिला वोटर्स की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। कहा जाता है कि आधी आबादी जिसके साथ गई जीत उसकी पक्की है। दर्शकों, यही वजह है कि अब महिला वोटर को लुभाने की कोशिश की जा रही है, तो या तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती हैं या फिर बीजेपी के साथ। अब बीजेपी 50,000 तो अखिलेश यादव 40,000 वाला वादा करने लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या करीब आधी है। दर्शकों, 7 करोड़ के आसपास। हर चुनाव में आपको बताऊं, महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा होता है। करीब 60 से 65% महिला वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव का एक आंकड़ा आपको बताता हूं दर्शकों, 62% महिलाओं ने अपने वोट डाले। सोचिए, और इस चुनाव में बीजेपी को करीब 50% महिलाओं का वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 30% महिलाओं का ही वोट मिला। यानी 403 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीट जीत गई और सहयोगियों को मिलाकर बीजेपी की कुल सीट 273 रही, जिसमें महिला वोटर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि 50% बीजेपी के पास गई। ऐसे में बीजेपी महिलाओं के लिए 50,000 वाली स्कीम लाने की तैयारी कर रही है और अगर यह स्कीम आई तो आप ये मानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी को दिक्कत होगी। सुनिए जरा। जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था उसमें लाडली बहना योजना जो थी वो बहुत कामयाब रही और उसके बाद बीजेपी की वहाँ सरकार बनी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी हुआ, इसी तरह दूसरे राज्यों में भी तरह तरह की योजनाएं बीजेपी करती रही, बल्कि सभी दल जो है वो लाभकारी योजनाएं लेके आते हैं और उसका चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मुझको तो साफ नजर आ रहा है कि एक योजना जरूर आएगी जो कि वोटरों को प्रभावित करेगी। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जब महिलाओं को साधने की बीजेपी ने तैयारी की तो समाजवादी पार्टी ने अपने एम यानी मुसलमानों पर फोकस शुरू कर दिया। और खबर यह है कि आजम से मिलने के लिए जेल पहुंचे शिवपाल यादव। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। खबर यह है कि शिवपाल यादव, जो बड़ा तबका है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में, वो उन्हें पसंद करता है और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए शिवपाल यादव आजम से हमदर्दी दिखाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। देखा दर्शकों आपने, यानी तैयारी ये की जा रही है कि वोट कैसे ना कैसे हासिल किया जाए। और अब अखिलेश यादव दर्शकों एक और मुद्दा लेकर आए, दिखाइए जरा, ये आप देखिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये एक मुद्दा नहीं उठाते हैं दर्शकों। कौन सा मुद्दा है, अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। सवाल यह है कि मोहसिन नकवी, माफ कीजिए मोहसिन अंसारी जो हैं, मोहसिन रजा, जो इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं वक्फ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को लेकर वसीम भी सामने आ गए। वसीम जो पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने बाद में अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया और अब वो वक्फ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। सुनवाइए जरा उन्हें। उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का, जो कि कभी नहीं हुआ। पूर्व में किसी भी सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में ऑडिट नहीं हुआ है। उस ऑडिट की मांग करी है और एक सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आ रहा है, जो हमारे 2017 के बाद आज जब अमेंडमेंट आया हमारा 2025 में, आदरणीय मोदी सरकार लेकर आई है अमेंडमेंट, उस दौरान जब उत्तर प्रदेश की संपत्तियों के बारे में पता किया गया तो पता चला कि 2 लाख रजिस्टर्ड हुए थे वक्फ उत्तर प्रदेश में, 2 लाख। आज की तारीख में जब हमारी सरकार 2017 में आई है तो हमारे पास में 1,27,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया है। उसको मैंने अवगत कराया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब दर्शकों सोचिए जरा, ये लोग राम मंदिर पर तो तुरंत बोल दिए,
राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन हां अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तुरंत आ जाएंगे। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं, वक्फ बोर्ड में लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया, लेकिन सबके मुंह सिले हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है। कैसे बोलेगा? मंदिर पर शोर मचाने वाले अखिलेश वक्फ पर फंस गए। आरोप उनकी सरकार में वक्फ बोर्ड में घोटाले का लग रहा है। दर्शकों, दावा है कि वक्फ बोर्ड में 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। यूपी की 73,000 संपत्तियां वक्फ के दस्तावेज से गायब हो गई। ये जितनी भी फाइलें दिख रही हैं, इसमें वो है ही नहीं। वहीं वक्फ की कई संपत्तियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। मोहसिन रजा ने कहा कि अभी 1,27,000 संपत्तियां रजिस्टर्ड है, जबकि वक्फ की संपत्तियों की संख्या करीब 2 लाख थी। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि सपा सरकार में ऑडिट नहीं कराया गया। सपा सरकार में संपत्तियों पर माफियाओं का कब्जा होने दिया गया। वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल माफिया कर रहे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा में कई संपत्तियां हैं। आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़ में भी वक्फ की कई संपत्तियां हैं और इन वक्फ की संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में मोहसिन रजा वक्फ की SIT से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी से मुलाकात कर घोटाले की भी बात उन्होंने कही। अब मैं आपको सुनवाता हूं इसे लेकर मौलाना साजिद रशीदी क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों में लगभग 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड में तो 2,500 फर्जी वक्फ दर्ज कर दिए गए हैं। एक मुल्ला तो 10 लाख की एक कब्र बेच रहा है लखनऊ में। मुस्लिम मुल्लाओं को खुश करने के लिए नियम विपरीत उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग बहुत सालों से बनते चले आ रहे हैं। सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता चला आ रहा है। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि जितने भी चेयरमैन, चाहे शिया वक्फ बोर्ड में हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड में हो, और उसके मेंबरान वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर ज़रूर खुर्द-बुर्द करते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी को कम दामों में बेचकर कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं और घोटाले करते हैं। लेकिन वसीम रिजवी इस बात को कहे तो ये हजम नहीं होती, गले से नीचे नहीं उतरती। इसके ऊपर खुद बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन दर्शकों, यहां तो तमाम मसले चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक मसला दिख रहा है। वो मसला है दर्शकों, संसद ना चलने देने का। और इसी के चक्कर में पूरा मानसून सत्र धुल गया दर्शकों, और आखिरी दिन कांग्रेस के प्रदर्शन में पीएम मोदी को गाली भी दी गई। आपको दिखाता हूं दर्शकों आज संसद में हुआ क्या। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये आप देखिए। संसद के बाहर कांग्रेस के तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की, और आप देखिए ये लोग सब बंदर लेकर आए। दिखाइए जरा इन लोगों को, दिखाइए एक एक तस्वीर दिखाइए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। आप देखिए रामगोपाल यादव है, मल्लिकार्जुन खड़गे। दिखाइए जरा इन लोगों को, दिखाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, एनडीए और इंडिया अलायंस के सांसद जमकर मुद्दों को लेकर संसद में तो लड़े ही लड़े, बाहर भी काफी ज्यादा हंगामा किया। दिखाइए जरा इन्हें। लेकिन जब चढ़ावा चोर कहा तो जवाब निशिकांत दुबे ने कहा। उन्होंने कहा राहुल गांधी चोर हैं। झारखंड के मसले पर क्या कहा, सुनवाइए जरा। हमारा गांधी चोर है, इसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से इसने बर्बाद कर दिया है, और वो चोर है। और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है, उसके मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। वो देश को तोड़ना चाहता है, हमारे बच्चों के भविष्य को 7 साल से बर्बाद कर दिया है। वहां से पैसा लूट कर आता है, कांग्रेस पार्टी को चलाता है। उनमें इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक हम आदित्य साहू जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे, और जो भी दिशा निर्देश होगा छात्रों के साथ तन मन और धन से जो है भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, जब कांग्रेस ने बंदर वाला प्रोटेस्ट किया तो बीजेपी की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा पीएम मोदी को गालियां दी जाती, और ये
कांग्रेस पार्टी जानती है कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। अगली तस्वीर दिखाइए। आज दर्शकों, लोकसभा में वंदे मातरम के साथ कार्यवाही स्थगित की गई। आज तमाम सांसद मौजूद रहे और पूरा वंदे मातरम गीत लोकसभा के अंदर वंदे मातरम बजाया गया। दिखाइए जरा इसे। उसके मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है, वो देश को तोड़ना चाहता है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस और विरोधी दलों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी सांसद प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भूल गए। पीएम मोदी को लेकर विवादित नारे लगाए। ये पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर शर्मनाक टिप्पणी की हो। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। जाहिर है कांग्रेस के नेताओं ने जब जब पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिए हैं, कांग्रेस को उन बयानों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अंदर खुद ही है ना, देश तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है? संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते कोई चर्चा नहीं हो पाई। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर जब अमित शाह ने चर्चा पर जवाब देने की तैयारी की, तो कांग्रेस और विपक्ष के लोग हंगामा करके भाग खड़े हुए। अब प्रियंका गांधी खुद सरकार पर ही सवाल उठाने लगे हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता अपशब्द कह रहे थे, लेकिन आपको बताऊं बीजेपी कह रही है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज संसद में हुआ क्या दर्शकों, आपको बताता हूं। संसद का पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है दर्शकों। लोकसभा में कुल 16 घंटे की ही कार्यवाही चली और राज्यसभा में केवल 38 घंटे ही कामकाज हुआ। लेकिन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघी। विपक्ष के सांसदों ने पीएम मोदी को लेकर विवादित नारे लगाए। कांग्रेस और सपा के सांसद हंसते हुए पीएम मोदी का मजाक बना रहे थे। कांग्रेस ने जब जब पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है, कांग्रेस को भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है दर्शकों। उदाहरण आपको बता देता हूं, 2014 का चुनाव आपको याद होगा, मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कहा। नतीजा यह हुआ कि पीएम मोदी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने और केंद्र में सरकार आई। अब साल 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत के साथ सरकार बनाई और कांग्रेस के विवादित प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बंदर जैसी टिप्पणी का सहारा लिया। ऐसे प्रदर्शनों और बयानों की कांग्रेस को भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। कांग्रेस लगातार 3 कार्यकाल से सत्ता से बाहर है और उनके नेता मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाली गलौज और अपमान भारत के संस्कार नहीं है और इसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर प्रहार कर रही है। सुनिए। क्या बांदरों की टीम है? क्या वो मदारी लोग हैं क्या? छी 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 छी, कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया, बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। कहीं कोई सांसद मदारी नहीं हो सकता, लेकिन वो आप इतना बिलो द बेल्ट कि बंदर लेकर के आ गए। और हम लोग मान के चल रहे थे कि जब नीट पर बहस हो रही थी
तो उसमें अमित शाह जी ज़रूर आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, लेकिन उस समय भी उस मौके का भी उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया और लगातार सदन के परिधि में रहते हुए वो सदन के अंदर नहीं आए। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है, करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है, कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। आंदोलन करते रहेंगे और जो भी दिशा निर्देश होगा छात्रों के साथ तन मन और धन से जो है भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी। बंदा खुद ही है ना, देश तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है? राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं। आप ना जवाब से भागते रहे, आप डर से भागते रहे। 56 इंच की सीना कहाँ गई? बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करते रहे। आप ना तो सनातन पर फेस करना चाहे, ना मंदिर पर फेस करना चाहे। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इतने पर भी नहीं रुके। आज उन्होंने विदेश नीति पर सवाल उठाया भारत की। आइए आपको बताते हैं, राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने ही नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें कोई बाहर का नहीं था। तालियां भी उन्हीं के नेता उनके बयान पर बजा रहे थे। सुनवाइए जरा उन्होंने क्या कहा। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? सोचिए दर्शकों, आप यहां पर सभी नेताएं और ठहाके लगा रहे हैं और यहां देखिए आप, इनकी सरकार है यहां पर, ये बच्चों को परेशान कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं, वहां पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं और यहां छात्रों को मारा जा रहा है और ऊपर से एफआईआर छात्रों के ऊपर की जा रही है। बताइए आप, झारखंड में किया गया है। दर्शकों, आपको मैं इसका सबूत दिखाता हूं, दिखाइए जरा, वापस आ जाइए। दर्शकों, आज आपको इनका सच देख लेना चाहिए। और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये छात्रों को डराने की साजिश। इससे क्या होगा, छात्रों में डर बैठ जाएगा कि हम पर एफआईआर हो गई है, अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन आप डरे नहीं, आप डटे रहिए, क्योंकि सरकार गलत कर रही है, ये अब आवाज उठने लगी है दर्शकों। और मैं आपको बताता हूं ये क्यों किया जा रहा है। क्योंकि पूरा विपक्ष जानता है कि झारखंड के मसले पर वो एक्सपोज हो गए और ये तिलचट्टे जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो कॉकरोच पार्टी वाले हैं, ये भी एक्सपोज हो चुके हैं दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको समझाता हूं। पहले झारखंड के छात्रों के साथ ये क्या कर रहे हैं। झारखंड में 20वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी है दर्शकों। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था। इसको लेकर 500 छात्रों पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। सोचिए आप, एफआईआर में छात्रों पर 12 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 3 ऐसी धाराएं लगाई गई जो गैर जमानती है। बताइए आप, हत्या की कोशिश और दंगे जैसी धाराएं। आपने कहीं कोई तस्वीर देखी हत्या की कोशिश की? नहीं, लेकिन फिर भी यह धारा लगी। रांची में छात्रों का प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण रहा है। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों ने कोई पथराव नहीं किया। छात्रों पर दर्ज एफआईआर को लेकर अब बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के आदेश पर एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में जब उपद्रवी तत्वों के खिलाफ एफआईआर हुई तो यही लोग आ गए थे। राहुल समेत पूरा विपक्ष प्रदर्शनकारियों को निर्दोष बता रहा था। जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान जमकर पथराव भी हुआ था। दिल्ली में करीब 200 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। रांची में पुलिसकर्मी या अधिकारी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। बावजूद इसके छात्रों पर एफआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा होता है दर्शकों, क्योंकि जब हमने वहां के पुलिस वाले से बात की, बड़े अधिकारी से बात की, तो वो जवाब नहीं दे पाए। सुनिए जरा। जेपीएससी जैसे रिफॉर्मेंट से भी हम लोगों ने जानकारी ली, कुछ दिन किस प्रकार का घटनाक्रम था। यह बात सामने आई कि छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, परंतु उसी बीच में कुछ उपद्रवी, कुछ अराजक तत्व घुसे हुए थे, जिनके द्वारा जगह जगह पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो यह देखते हुए हम लोगों ने कुछ अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध
नाम FIR जो है वो दर्ज किया है। छात्र जो कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका किसी का भी नाम इस FIR में नहीं है। झारखंड के छात्रों का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है और पंजाब हरियाणा न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय सुनाई नहीं दे रहा है। अतः यह बहुत साफ है कि छात्र हितों का स्वांग रचाने वाले ये सभी राजनेता और छात्र हितों के स्वघोषित झंडा बरदार बनने वाले तमाम किरदार बहुत स्पष्ट है कि उनका छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है। 10 अगस्त को जो ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था झारखंड की सड़कों पे JPSC प्रवेश परीक्षा में हुई धांधलियों के खिलाफ, उसमें छात्रों को पहले तो बर्बरता से लाठियों से पीटा गया, कई हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं और पुलिस ने अब उन पर FIR कर दिया है। FIR संख्या 61/26 विधानसभा थाने में। और कैसी कैसी धाराएं लगाई है साहब, छात्रों पे हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए साहब? न्याय दे दो, CBI जांच करा दो, उल्टी आप FIR कर रहे हो। और मुख्यमंत्री आवास का आप 3-4 किलोमीटर रेडियस में कांटेदार ब्लेड वाली तार लगा दिए, मतलब आप राजा हो? मुख्यमंत्री जी, आप राजा नहीं। कोई इसमें जॉब है ये अफवाह है, ठीक है। अच्छा। सब कोई जॉब में नहीं है। मैं भाभी हूँ, मैं कहाँ जॉब में ले लीजिए इनका, है ना? नहीं ऐसे अच्छा, मत लीजिए। हाँ ऐसे नहीं ले रहे आप। हाँ मैं जो बताई इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती। आप क्या आप ऐसे मतलब ये बात भी निकल के सामने आई कि भाभी जो है उनकी भी सरकारी जॉब लग जाती है JPSC में, अक्षय तिवारी जो हैं उनका भी जॉब लग जाता है, घर में मौसेरे भाई चचेरे भाई सभी सदस्यों का जो है वो जॉब लग जाता है, क्या हकीकत है? देखिए मैं पहले ही बता दिए कि जो घर में है सभी का जॉब तो नहीं है, लेकिन मैं जो नहीं जानती हूँ मेरा फुफेरा क्या मामला है। जॉब करती हैं? नहीं मैं कोई जॉब नहीं करती। नहीं भाभी, आप अक्षय जी की वाइफ है? नहीं मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ। अच्छा, उनकी बड़ी भाभी। और इस मैटर में मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं पता, मैं झूठ कुछ बयान नहीं देना चाहती हूँ। जो भी मामला न्यायालय में है, ठीक है, वहाँ उसका फैसला होगा। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये लोग जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आखिर किसी ना किसी साजिश के चलते किया जाए। मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए दर्शकों, ये वही कॉकरोच हैं जो दिल्ली में तो बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन झारखंड के नाम पर इन्हें बुखार आ जाता है और ये अब सीजन 2 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने इनका दिल्ली में जोरदार विरोध किया है। सुनिए जरा, एमएन सुनाइए। अब सवाल यह है दर्शकों कि आखिर ये कॉकरोच झारखंड क्यों नहीं जा रहे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ऊपर से दर्शकों मैं आपको बताऊं, ये अब साजिश भी कर रहे हैं और इनको एक्सपोज करने वाले लोग भी आ गए। आइए जरा आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए जरा, इसको एडजस्ट करिए। ये जो हैं ये कल तक कॉकरोचों के साथ थे, अब ये कॉकरोचों पर ही सवाल उठा रहे हैं। दीपके ने आरोप लगाया है कि बैंकेट हॉल की बुकिंग उसकी रद्द कर दी गई है और आरोपों पर दीपके के साथी रहे मनीष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मनीष ने कहा कि दीपके पॉलिटिकल डीलर बन गया है, कोई क्रांतिकारी नहीं है ये कॉकरोच। दीपके केवल विक्टिम कार्ड वाला नैरेटिव बना रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दीपके को ऑपरेट कर रहे हैं, ये आरोप लगाया इन दोनों ने। मनीष ने दीपके को पब्लिसिटी स्टंट करने पर भी सवाल उठाए। मनीष ने कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव किया गया है उस पर भी जवाब देने के लिए कहा। कोई बात नहीं करी इन कॉकरोचों ने। मनीष ने अपने एक साथी के साथ दीपके के खिलाफ भूख हड़ताल भी की। आपको बताएं, रांची नहीं जाने को लेकर भी दीपके पर सवाल उठाए। 25 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था दर्शकों, और रांची में भी छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। लेकिन रांची को लेकर 20 दिन से दीपके सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है, कह रहा है मुझे बुखार है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब पहले दीपक ने बीमारी की वजह से रांची ना जाने की बात कही थी दीपके ने। अब दीपके अगर दिल्ली में अपने लोगों के साथ बैठक कर सकता है तो फिर दिल्ली से रांची जाकर छात्रों को समर्थन क्यों नहीं दे सकता है?
इसी डबल स्टैंडर्ड पर दिपके की पोल खुल गई है। सुनवाते हैं आप। हमारी टीम वहां पर जा चुकी है, हमारे लोग वहां पर लगातार काम कर रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे, हमारा पूरा समर्थन है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हम उस लड़ाई में उनका साथ दे रहे या नहीं दे रहे, हम वो पूरी तरह दे रहे हैं। मैं लगातार टच में हूँ झारखंड में जो स्टूडेंट्स है उनसे, हमारी टीम वहां पर लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र महतो जी को संसद में जब वो जा रहे थे तब हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो उनको मजबूत करना हमारा काम है सर, वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम। दीपके से पहला एक ही सवाल है, तुमने इसमें 8 आम आदमी पार्टी के अपने दोस्तों को शामिल क्यों किया? तुम देश को यूँ बताना क्यों नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी से तुम ऑपरेट हो रहे हो, अपनी पॉलिटिकल डील कर रहे? देखिए झारखंड में वो बोला मैं बीमार हूँ नहीं गया, यहाँ पे आ गया, इससे समझ आता है कि जाना नहीं चाहता था। दूसरे 11 चेहरे उसने जो अपने ही दोस्तों को शामिल किया, अरे वो 11 में से एक भी क्यों नहीं गया रांची? तो ये खुल्लम खुल्ला डील कर रहा है, पैसे भी बहुत सारे ले रहा होगा और पॉलिटिकल रिलेशन बना के देश के लोगों का देशभक्ति के नाम पे इस्तेमाल कर रहा है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपके काम की खबर लेकर आया हूं और विशेष तौर पर अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और वो पिज्जा की जिद करते हैं या आपको भी पिज्जा पसंद है, तो आइए ये खबर आपके लिए। जो चीज बर्स्ट पिज्जा आप खाते हैं वो दरअसल बीमारी बर्स्ट पिज्जा है। इतनी बीमारी आपको दे देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं पहली तस्वीर, ये आप देखिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा और पिज्जा हट के आउटलेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कोई एडिटेड तस्वीरें नहीं है दर्शकों, ये FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने छापा मारा है और ये तस्वीर सामने आई। दिखाइए जरा इन तस्वीरों को, रिप्ले करके दिखाइए। आप देखिए जरा इनकी साफ सफाई कैसी है, कई मक्खियां हैं, कई खुले में काम हो रहा है और जो इनका किचन है आप देखिए कब से नहीं धुला है और यही पिज्जा आपके घर में आता है दर्शकों। आइए अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। इनका जो पूरा किचन है वहां पर सामान किस तरह का है ये आप देख लीजिए। जो चीज बर्स्ट पिज्जा है ना दर्शकों, उसकी असलियत आपके सामने दिखाइए जरा, इसके अमेज भी सुनाइए। बरोबर, बाकी नाही कशात, हे फक्त नंतर नीट व्यवस्थित अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, कई मक्खियां बैठ रही हैं और पिज्जा आउटलेट पर एक्शन भी लिया है, लेकिन ये एक्शन लेने वाले हैं मुंबई के एक अधिकारी जिन्होंने कार्रवाई शुरू की तो पूरे मुंबई में हड़कंप मचा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। आपको बताऊं दर्शकों, मिलावट के खिलाफ पूरी तैयारी है और एक युद्ध के तौर पर महाराष्ट्र FDA काम कर रहा है और इसके कमिश्नर का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में आया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा इसकी, ये आप देखिए दर्शकों। ग्रेटर नोएडा में भी दावा किया जा रहा है कि घेवर में कॉकरोच निकला है, कीड़ा है। ये किस जगह का है अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस पर भी जांच पड़ताल की बात अब कही जा रही है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो सावधानी से खाएं। एक और तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए दर्शकों। ये 3 तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि पिज्जा खाने वाले तो तस्वीर देख सकते हैं। अब अगर आप किसी नामी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे तो आपका ये हाश हो सकता है। और उज्जैन में दर्शकों मिलावटखोरों पर जबरदस्त कार्रवाई की। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये नाम इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं और इनका काम आपने देखा दर्शकों, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बीमारी परोस रहे हैं। और विशेष तौर पर बच्चे जो बार बार इसकी जिद करते हैं, उन्हें तो ये तस्वीर देखनी चाहिए क्योंकि आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाता है गंदगी से सावधानी बहुत जरूरी। ये आप देखिए कुछ इस तरह का किचन था इनका। पूरे देश में मिलावट के खिलाफ एक अभियान चल रहा है दर्शकों, लेकिन महाराष्ट्र में मिलावट के खिलाफ सख्ती दिखाई गई। आपको बताऊं, मुंबई में FDA की टीम ने कई जगह पर छापा मारा। डोमिनोज और पिज्जा हट के 104 आउटलेट्स की जांच की गई। इनमें से कई जगह पर बड़े पैमाने पर गंदगी देखने को मिली, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और भारी अव्यवस्था मिली दर्शकों। इसके बाद डोमिनोज के 3 आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। FDA ने विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर आउटलेट्स पर एक्शन लिया है। वहीं अकोला पिज्जा हट में घटिया क्वालिटी का पनीर यूज किया जा रहा था। साफ सफाई और फूड सेफ्टी के नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा था। मुंबई और सतारा में 5 रेस्टोरेंट आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए।
यानी पूरे महाराष्ट्र में एफडीए ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। पूरे राज्य में लगभग 1200 किलो की घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी जब्त किए गए। वहीं मध्य प्रदेश में भी अब नकली पनीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने एनालॉग पनीर बनाने, रखने और बेचने पर तुरंत रोक लगा दी है। लेकिन इसे लेकर जबरदस्त एक्शन है। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। एफडीए ने डोमिनो पिज्जा पर छापेमारी किया है और छापेमारी करने के बाद यहाँ पे जो नियम होता है उसका नियम पालन नहीं किया गया, जिसके बाद डोमिनो पिज्जा को सील कर दिया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से डोमिनो पिज्जा को सील किया गया है, बंद कर दिया गया है। ये मुंबई के विलेपार्ले इलाके में स्थित है और यहाँ पर एफडीए की टीम आई थी और एफडीए की टीम ने यहाँ पर जांच किया और जांच में पाया कि जो नियम है, जो स्वच्छता का नियम है, जो यहाँ पे खाना बनाने के नियम है, इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद एफडीए ने कार्रवाई करते हुए इस डोमिनो पिज्जा आउटलेट को सील कर दिया है। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई। महाराष्ट्र में एफडीए की टीम जबरदस्त कार्रवाई कर रही है और आपको बताऊं, इसके एक अधिकारी हैं जिनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। आइए आपको बताते हैं अधिकारी कौन है और ये कैसी कार्रवाई कर रहे हैं। ये हैं दर्शकों तुकाराम मुंडे। ये कड़क और ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं। 21 साल के करियर में नियमों और ट्रांसफर के लिए जाने जा रहे हैं। उनके 21 साल के करियर में लगभग 25 बार तो ट्रांसफर हो गया। इस वक्त वो महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर के रूप में एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। जब से एफडीए में आए उन्होंने मिलावटखोरी, अस्वच्छता पर एक्शन लिया। शुरुआती 2 महीने में 1100 छापे मारकर 56 होटल के लाइसेंस रद्द कर दिए। गुटखा, मिलावटी पनीर और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों पर उनका ज्यादा फोकस है। ताबड़तोड़ छापों से तंग आकर 5 स्टार होटल वाले हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में जो हुआ दर्शकों, उसने हर किसी का ध्यान इनकी ओर खींचा। क्या हुआ? मुंबई हाईकोर्ट ने तुकाराम को सरकारी संस्थानों की कैंटीन का भी जांच करने के लिए कहा कि आप प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं, सरकारी में भी जाइए। इसके बाद अगले ही दिन उन्होंने हाईकोर्ट की कैंटीन में ही छापा मार दिया। उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट की कैंटीन की जांच करवाकर हड़कंप मचा दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आईएएस मुंडे के काम से तारीफ की है, वो खुश हैं। इसलिए अब शिंदे ने तुकाराम मुंडे की ताकत और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तुरंत बाद एक स्पेशल लीगल टीम बनाई जाएगी जो मुंडे का साथ देगी और ऐसी जगह कार्रवाई करेगी। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए जरा। जो भी दूध में वहाँ पे जो मिक्सिंग कर रहे हैं और स्पेशली पनीर में आज हमने देखा कि एनालॉग पनीर को तो बैन अभी 1 साल के लिए किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से फूड को लेके जो भी आज कार्रवाई हो रही है उसमें कुछ चीजें ऐसी हम लोग को दिख रही है कि लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। जरूरत पड़े तो हम सेंटर को हम कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मकुका जैसी कार्रवाई इन लोगों पर भी होनी चाहिए जो रिपीट ऑफेंडर्स है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एक और बड़ी खबर आ जाएगी और यह खबर आई है पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान का सच दुनिया फिर से देखे। कई बार हम बता चुके हैं दर्शकों, और अब तो पाकिस्तान को खुद कहना चाहिए कि हम आतंकियों के गुलाम हैं, हाफिज सईद के गुलाम हैं। और आज इन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। दिखाता हूं मैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए। ये पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री हैं। ये आतंकवादियों के साथ तो बैठता ही है, खुद कह रहा है कि मैं हाफिज सईद का गुलाम हूं। सुनवाइए जरा इसे। एक ही बात, मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात हाफिज। ये कहता है कि मैं हाफिज सईद का गुलाम हूं। अब इसके आसपास जो बैठे हुए हैं, ये कौन है जान लीजिए। ये लश्कर का पॉलिटिकल विंग चीफ है, यानी आतंकी है। इसका नाम है खालिद मसूद और इसके साथ बैठा हुआ है मोहम्मद याकूब शेख, ये भी आतंकी है और ये पूर्व गृह मंत्री है। आप सोचिए, ये आतंकी हैं सारे, क्योंकि इनके साथ बैठना मतलब इनकी संलिप्तता होगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आपको बताता हूं, भारत को गीदड़ भभकी हमेशा देते रहते हैं, लेकिन अब आतंकियों के साथ बैठकर ये क्या कर रहे हैं, सुनवाइए जरा से। कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता है तो उसके अंदर पाकिस्तान पर जो कुछ उसका रोल है उससे वो
वो रोल अदा करने की नाकाम कोशिश करता है। इंशाअल्लाह ताला नेस्तो नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा। और बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन अपने ही देश में कत्लेआम मचा रहे हैं। देखिए आप बलूचिस्तान का क्या हाल बना दिया इन लोगों ने। कोई गाजा नहीं है, दिखाइए जरा इस तस्वीर को। लाशों का ढेर लगा हुआ है और यहां पर कई लोगों को बेरहमी से मारा गया एयर स्ट्राइक में। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, बौखलाई मुनीर फौज अब बलूचिस्तान के युवाओं को पकड़ पकड़ कर मार रही है। ये आपने फिल्मों में देखा होगा लेकिन ये असलियत में हो रहा है। दिखाइए जरा इसे। लेकिन इनकी असलियत क्या है दर्शक? ये आतंकी के जनाजे में सेना के अफसरों को भेजते हैं और क्रिकेटर के भाई के जनाजे में आतंकियों को भेजते हैं और दर्शकों इनका मंत्री आतंकियों के साथ बैठता है। यानी आप कहीं भी चले जाइए आपको पाकिस्तान में आतंकी तो मिल ही जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों कि यह कोई पाकिस्तान नहीं है, ये दरअसल आतंकिस्तान है। देखिए जरा। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। जिस तरह से कभी कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान भी कभी बदल नहीं सकता, ना कभी उसकी नियत बदलेगी। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपने ही मुल्क में आजादी मना रहे बलूचों पर अत्याचार कर रहा है, उन पर बम बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार आतंकियों को लेकर प्रेम जग जाहिर करता है। मैं तो बहुत अर्सा के बाद स्पीकर पे शेख याकूब साहब ने हुक्म दिया कि मैंने आना है और फिर एजाजुल हक का पता चला कि वो आ रहे हैं। इन्होंने खास तौर पर एजाजुल हक का जिक्र किया। ये वही पाकिस्तान है जिसके पाले हुए आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते, लेकिन मुल्ला मुनीर के आतंकी किरदार भूल जाते हैं कि भारत के खिलाफ जाहिल सोच करने वाले इन मंत्रियों को हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन सोचिए दर्शकों, इन लोगों ने ऐसी हरकत आज की है कि दुनिया को पता चल गया है। एक बार नहीं, कई बार पता लगा है, लेकिन ये बार बार बच जाते हैं। लेकिन आज तो आतंकियों के साथ बैठे हुए हैं, ये देख ले दुनिया। पाकिस्तान आतंकवाद की ऐसी नर्सरी है जहां आतंकवादियों की फौज खड़ी की जाती है और इस नीच काम के लिए वहां के मंत्री ही खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान का काला चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री ने पाकिस्तान की पोल खोली। इमरान खान सरकार में गृह मंत्री रहे शेख रशीद ने खुले मंच से ऐलान किया और खुद को लश्कर तैयबा के आका हाफिज सईद का गुलाम बता दिया। शेख रशीद ने कहा, मैं हाफिज साहब का गुलाम हूं। सोचिए आप, यह भी दावा किया कि जब शेख रशीद अमेरिका में था तो उसके फोन पर सईद का फोन नंबर आया और इसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया। आगे रशीद ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का भी काम किया। कहा, भारत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाई तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद के साथ। ये ही नहीं दर्शकों, आतंकियों के साथ पूर्व मंत्री की महफिल का पूरा वीडियो भी सामने आया जो हमने आपको दिखाया, जिसमें रशीद को खालिद मसूद संधू के साथ देखा गया। ये बैठा हुआ है जो लश्कर का सीनियर कमांडर है दर्शकों। और आपको ये भी बता दूं मैं, मूव कीजिए जरा इसे, इसके साथ कई आतंकी थे। मंच पर लश्कर का सीनियर कमांडर मोहम्मद याकूब शेख भी दिखाई दिया। रशीद ने 2020 से 22 तक इमरान खान सरकार में गृह मंत्री का पद संभाला और अब यह आतंकियों के साथ घूम रहा है। सुनवाते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए। कभी भी हिंदुस्तान मौका जाया नहीं करेगा।
और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता है तो उसके अंदर पाकिस्तान पर जो कुछ उसका रोल है उससे वो रोल अदा करने की नाकाम कोशिश करता है। इंशाअल्लाह ताला नेस्तो नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ शेख रशीद नहीं है। ये वही शेख रशीद है ना जो कहता था किलो किलो के बम है, न्यूक्लियर बम है, इंडिया पर फेंकेंगे। तो ऊपर से थोड़ा हिला हुआ है। ऐसे लोग ऐसे ही स्टेटमेंट देंगे। और बाकी पाकिस्तान में इस आइडियालॉजी के बहुत सारे लोग हैं, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं है। शेख रशीद जैसे बहुत सारे जोकर्स हैं जो हाफिज़ सईद को अपना गुरु मानते हैं। तभी तो पाकिस्तान का ये हाल है, क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर तो बनाने नहीं हैं, उन्होंने टेररिस्ट ही बनाने। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जो हैरान कर देगी। भारत में ठग कई देखे जाते हैं, लेकिन एक 10वीं पास फर्जी आईएएस बन जाता है और 100 करोड़ की संपत्ति बना लेता है। सोचिए कितना बड़ा ठग होगा। आइए आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये देखिए, बिहार में फर्जी आईएएस पकड़ा गया और आमतौर पर सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि बिहार में ये सब होता है, लेकिन आप तो देखिए आज फर्जी आईएएस, ये 10वीं पास है दर्शकों, और इसने पूरा का पूरा ऐसा घर बनाया जैसे अंबानी का घर। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, इसके पास से टेस्ला कार भी बरामद की गई है। टेस्ला कार जो ऑटोमेटिक चलती है, और 100 करोड़ की संपत्ति का अनुमान लगाया जा रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा ये ठग होगा जो कार्रवाई कर रहा था लंबे समय से और किसी को पता भी नहीं था। अगली तस्वीर दिखाइए। आपको बताएं दर्शकों, इसके घर से जब गाड़ियां दिखी तो देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है। ये आप देखिए, एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ये भी दिल्ली नंबर की गाड़ी है। और किसी को कोई शक नहीं हो रहा था, ये आराम से इत्मीनान से पैसे कमा रहा था और रौब झाड़ रहा था। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, फर्जी आईएएस के घर से विदेशी शराब की कई बोतलें बरामद की। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। ये छापामार कार्रवाई जब हुई, जब इसके बारे में खुलासा हुआ तो पुलिस भी दंग रह गई दर्शकों। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये है कौन, इसका नाम क्या है, दिखाइए जरा। इसका नाम है दर्शकों मनीष गुप्ता। ये अब पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, लेकिन कैसे ये इतना बड़ा काम कर रहा था। लंबे समय से ये लोगों को बेवकूफ बना रहा था, मूर्ख बना रहा था दर्शकों। और आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे दर्शकों। हमने इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई और जो तथ्य सामने आए, आइए आपको समझाते हैं। बिहार पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया, यही है वो, मनीष गुप्ता है इसका नाम, और इसके पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। पुलिस ने मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनीष गुप्ता को लेकर खगड़िया पुलिस को सूचना मिली थी। मनीष गुप्ता खुद को आईएएस अधिकारी बताता है। गाड़ियों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर चलता है। अधिकारी होने के नाम पर दूसरों को डराता धमकाता है। 8 अगस्त को पुलिस ने मनीष गुप्ता के घर पर रेड मारी दर्शकों। रेड के दौरान मनीष गुप्ता पुलिस अधिकारियों से बहस करने लगा, खुद को सीनियर आईएएस ऑफिसर बताने लगा। कहा कि मैं अजीत डोभाल की टीम में काम करता हूं। मनीष गुप्ता ने अपना आई कार्ड तक दिखा दिया। सोचिए आप, आई कार्ड की जांच की गई तो पता चला ये तो फर्जी है। अब मनीष का आलीशान घर जब अधिकारियों ने देखा तो वो भी अचरज में पड़ गए। 7000 स्क्वायर फीट जमीन पर एंटीलिया यानी अंबानी के जैसा घर बना रखा है। घर में स्विमिंग पूल है, थिएटर है, 25 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। घर के अंदर महंगी इटालियन टाइल लगी हुई है। सोचिए आप, रेड के दौरान घर से विदेशी शराब की 31 बोतल बरामद की गई। 12 सिंगा के 2 सींग और एक कछुआ भी बरामद किया गया। आपको बताएं 20 क्रेडिट कार्ड इसके पास मिले, 8 बैंक खाते हैं जिसकी डिटेल पुलिस खंगाल रही है। अब पुलिस और भी जांच कर रही है और मनीष गुप्ता ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई इसकी भी जांच की जा रही है। सुनवाते हैं आपको पुलिस ने क्या कहा। जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था।
इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर IAS का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था। और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई, साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो सोचिए आप दर्शकों, ऐसे ऐसे ठग घूम रहे हैं जिनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। 12 आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी चिदानंद सरस्वती से। वो कहते हैं अनुशासन यानी निज पर शासन। सारी समस्या खुद से ही खड़ी होती है। पहला अनुशासन, आपकी सोच में अनुशासन होना चाहिए। दूसरा अनुशासन आपकी जिह्वा पर, जबान पर होना चाहिए। और सोच ही निर्धारित करती है कि हमें क्या करना है। अगर जिह्वा पर आपका नियंत्रण है तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सोच समझकर बोले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।